अब हम अध्ययन करते हैं इस अधिगम की विशेषताओं का। अधिगम की विशेषताओं का, अधिगम की विशेषताओं के संबंध जैसे रिट की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, हर किसी एग्जाम है, टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम के संबंध में इस अधिगम की विशेषताओं में से एक न एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। अधिगम की विशेषताओं के बारे में हमें केवल और केवल समझना है, रटने से ये एक भी विशेषता याद नहीं होने वाली है। विशेषता कहीं और जगह से निकल के भी नहीं आएगी। जो हमने पढ़ा है यानी अधिगम का जो अर्थ है एवं जो परिभाषा हमने पढ़ी है, ये सारी की सारी विशेषता कहाँ से निकल के आएगी? उन्हीं अर्थ और परिभाषा में से। हम इनको आसानी के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहली बात करें, अधिगम की बात करें तो अधिगम में एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है कि अधिगम की प्रक्रिया की जो उपज होती है वो वातावरण के अंतर्गत होती है, लेकिन उसको सीखने के लिए व्यक्ति क्या करता है? मानसिक क्रियाएं करता है, और मानसिक क्रिया करने के बाद में उस अधिगम की प्राप्ति करता है। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति क्या करता है? परिपक्वता की ओर बढ़ता है। क्या करता है? परिपक्वता की ओर बढ़ता है, और परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने जीवन काल में जितने भी अनुभव है उन सारे अनुभवों का लाभ उठाता है, और लाभ उठाकर क्या करता है? अपने व्यवहार में वो परिवर्तन करता है, और परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अपने अनुभवों का क्या करता है? जीवन काल में जितने भी उसने अनुभव प्राप्त किए सारे अनुभवों का लाभ उठाता है, और लाभ उठाकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। जब परिवर्तन हो जाता है तब हमें पता चलता है कि इस बालक ने क्या कर लिया है? सीख लिया है। दूसरी विशेषता है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है कि बालक जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद में वो वातावरण के साथ में क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, और अंतःक्रिया करता हुआ जब तक वो अंतिम श्वास नहीं ले लेता तब तक वो सीखता ही रहता है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अधिगम है ये अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अधिगम की एक शर्त मानी जाती है। शर्त यह है कि पूर्व व्यवहार, कौन सा व्यवहार? पूर्व व्यवहार एवं नवीन व्यवहार। पूर्व व्यवहार एवं जो नवीन व्यवहार है, इन दोनों व्यवहारों में क्या आना चाहिए? अंतर आना चाहिए। दोनों व्यवहारों में क्या आना चाहिए? अंतर आना चाहिए। कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जीवन पर्यंत चलने के साथ इस अधिगम की शर्त है कि पूर्व व्यवहार एवं नवीन व्यवहार है, इन दोनों व्यवहारों में क्या आना चाहिए? अंतर आना चाहिए। जैसे कि दो बालक, और दोनों बालक 12वीं कक्षा में हैं। दोनों बालक कौन सी कक्षा में? ये दोनों ही बालक 12वीं कक्षा में है। ठीक है, दोनों बालक 12वीं कक्षा में। इनमें से एक बालक, ये पहला बालक, ये बालक इस बार भी 12वीं कक्षा में था। मान सकते हैं कि इस बार इसकी जो आयु थी वो 15 वर्ष थी। कितने थी? 15 वर्ष थी। और इस बालक की आयु भी 15 वर्ष थी, और ये बालक भी 12वीं कक्षा में था। दोनों बालक 12वीं कक्षा में थे। दोनों में से एक बालक ऐसा था, इस बालक ने 12वीं पास कर ली। क्या कर ली? 12वीं पास कर ली, और 12वीं पास करने के बाद में इसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। एक बालक ऐसा है, इस बार भी ये 12वीं कक्षा में था, और 12वीं कक्षा ये उत्तीर्ण नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? इस 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया। अगली बार भी क्या है? कौन सी कक्षा में? ये 12वीं कक्षा में।
इस बार और एग्जाम दी और एग्जाम देने के बाद में भी ये इस बार भी 12वीं कक्षा को पास नहीं कर पाया। अर्थात ये 16 वर्ष का, 16 के बाद में 17 वर्ष का, यानी ये जीवन तो उसका आगे बढ़ रहा है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन पूर्व व्यवहार 3 साल में लगातार तीसरी बार भी ये बालक कौन सी कक्षा में, 12वीं कक्षा में। तब यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक ने कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा है। कैसे पता चला कि बालक का जो पूर्व व्यवहार था वो 12वीं क्लास में था, इस बार भी 12वीं क्लास में, अगली बार भी 12वीं क्लास में, यानी नवीन व्यवहार को प्राप्त किया है नहीं। पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया है, नहीं आया है, तो हम कहते हैं कि उस बालक ने अधिगम नहीं किया है। तो अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जीवन पर्यंत चलने के साथ में इसकी एक शर्त मानी जाती है, और वो शर्त क्या है कि पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार दोनों व्यवहार है, उन दोनों में क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। कि बालक के पूर्व व्यवहार के माध्यम से किसी नवीन विषय वस्तु को सीख लेता है और सीखा हुआ ज्ञान एकदम से स्थायी हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि क्या हुआ है, दोनों व्यवहारों में अंतर हुआ है, और उस अंतर को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तीसरी विशेषताओं की बात करें तो तीसरी विशेषता है कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम का लक्ष्य, क्योंकि अधिगम का लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, निर्देशित होता है। कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हम किसी भी विषय वस्तु का कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस विषय वस्तु का आपस में कोई न कोई संबंध जरूर होता है, या फिर उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। ऐसा कह सकते हैं कि बालक के सामने यदि लक्ष्य होता है, क्या होता है, बालक के सामने कोई लक्ष्य या फिर उद्देश्य होता है, लक्ष्य और उद्देश्य बालक के सामने है, तो इस लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राणी अनुक्रिया करेगा। यदि लक्ष्य या फिर उद्देश्य नहीं है तो प्राणी बिल्कुल भी अनुक्रिया नहीं करेगा। तो सीखने के लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राणी के सामने होना चाहिए। जैसा कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे सामने रिट की एग्जाम है, सारे विद्यार्थी केवल और केवल रिट की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड और सेकंड के साथ में जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विद्यार्थी कोई 1 या 2% विद्यार्थी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के बारे में हमें न तो किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन मिला है और न ही इन दोनों के लिए कोई विज्ञप्ति जारी हुई है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के बारे में कोई चर्चाएं नहीं हो रही है। वर्तमान में विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि रिट की एग्जाम है लॉकडाउन खत्म होने के बाद में करवाई जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि यदि कोरोना का जो प्रभाव है वो कम हुआ तो सितंबर में भी एग्जाम करवाई जा सकती है। तो वर्तमान में रिट का जो लक्ष्य, वो लक्ष्य हमारे सामने, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम का लक्ष्य क्या होता है, निर्देशित होता है। लक्ष्य या उद्देश्य व्यक्ति के सामने होता है तो वो अनुक्रिया करता है, लक्ष्य या उद्देश्य उस व्यक्ति के सामने नहीं होता है तो व्यक्ति कभी भी अनुक्रिया नहीं करता है। एक और विशेषता की बात करें तो कहते हैं कि अधिगम वातावरण की, अधिगम वातावरण की क्रियाशीलता की, वातावरण की क्रियाशीलता की उपज मानी जाती है। वातावरण की क्रियाशीलता की उपज माने जाती है। कि अधिगम का जो विकास होता है वो विकास कहाँ पर होता है, सर्वाधिक, कि बालक वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है। किसके साथ में, अंतः क्रिया वातावरण के साथ में करता है। कि एक बालक समाज के कोई अन्य बालक है, उस अन्य बालक या फिर अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, क्या करता है, अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, उस अन्य व्यक्ति के साथ में वो अंतः क्रिया करता है।
अंतःक्रिया करता है, उस व्यक्ति को देखता है और उस व्यक्ति से अनेक प्रकार की बातें सुनता है। देखकर और सुनकर भी क्या कर लेता है, उन सारी बातों को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके अपने चरित्र का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो अधिगम वातावरण की जो क्रियाशीलता होती है उसकी उपज मानी जाती है कि अधिगम वातावरण के अंतर्गत उपजता है अर्थात पैदा होता है, और जिसको प्राप्त करने के लिए बालक अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करके जब उसको प्राप्त कर लेता है तब उस बालक के व्यवहार में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, जिसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है कि पूर्व ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है और नवीन विषय वस्तु को सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। इसके अलावा अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम समायोजन में क्या होता है, सहायक होता है। इसके अलावा अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है कि एक बालक अपने जीवन काल में जितने भी अनुभव प्राप्त कर लेता है और अनुभवों का एक संगठन बना लेता है। जब अनुभवों का संगठन बना लेता है तब हमें पता चलता है कि उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है और उस बालक ने क्या किए, अधिगम किए। अधिगम अनुभवों का संगठन है। इसके संबंध में जो पिछली फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें प्रश्न भी पूछा गया था और एक सीधा सा प्रश्न पूछा कि अधिगम किया जा सकता है, अधिगम किया जा सकता है कि बालक जो अपने अनुभव है उन अनुभवों को कहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो अधिगम किया जा सकता है। उस प्रश्न के जो विकल्प थे जैसे विद्यालय, कक्षा, विद्यालय के बाहर, उपरोक्त सभी कि एक बालक विद्यालय में अधिगम कर सकता है, विद्यालय से अनुभव प्राप्त कर सकता है, कक्ष में भी बालक अधिगम कर सकता है और इसके अलावा विद्यालय के बाहर भी बालक अधिगम करता है कि विद्यालय से बाहर जाने के बाद में किसी न किसी विषय वस्तु का वो ज्ञान प्राप्त करता ही रहता है। इसके संबंध में एक स्मिथ ने परिभाषा दी और स्मिथ ने कहा कि जहाँ पर शिक्षण होता है, जहाँ पर शिक्षण होता है वहाँ पर अधिगम अवश्य होता है। जहाँ पर शिक्षण होता है वहाँ पर अधिगम अवश्य होता है, लेकिन जहाँ पर अधिगम होता है वहाँ पर शिक्षण भी हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो ये परिभाषा इस बात को साबित करती है कि विद्यालय के बाहर भी क्या किया जा सकता है, अधिगम किया जा सकता है। तो विद्यालय कक्षा, विद्यालय एवं कक्षा दोनों तथा विद्यालय के बाहर अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है अर्थात सीखा जा सकता है। तो अधिगम कैसा है, अधिगम एक व्यक्ति के जीवन काल के जितने भी अनुभव होते हैं उन सारे अनुभवों का क्या माना जाता है, संगठन माना जाता है। इसके साथ इसकी एक और विशेषताओं का अध्ययन करें तो अभ्यास, अधिगम, अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण। अधिगम अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण पर क्या होता है, आधारित होता है। तो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि एक ही विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका बार बार अभ्यास किया जाए तो अभ्यास के कारण उस विषय वस्तु का ज्ञान क्या हो जाता है, एकदम से स्थायी हो जाता है। या फिर बालक अपने प्रारंभिक अनुभवों के माध्यम से भी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। या फिर विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद में एक शिक्षक के द्वारा उस बालक को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और प्रशिक्षणों के माध्यम से भी उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है। तो अधिगम अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण पर आधारित होता है।
इसके साथ ही का अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम का स्थानांतरण होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है या फिर बाधा उत्पन्न करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उस अधिगम का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, अर्थात अधिगम का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इस आधार पर जो अधिगम की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया में बालक क्या करता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, लेकिन दोनों में इसकी एक शर्त मानी जाती है कि पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार दोनों में क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, एकदम से निर्देशित होता है कि बालक के सामने कोई लक्ष्य या फिर उद्देश्य होता है तो उसको प्राप्त करने के लिए वो अनुक्रिया करता है। यदि लक्ष्य या फिर उद्देश्य उस बालक के सामने नहीं होता है तो वो कभी भी अनुक्रिया नहीं करता है। अधिगम अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण पर आधारित होता है कि किसी भी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करवाया जाए या फिर प्रारंभिक अनुभव के माध्यम से या फिर विद्यालय के अंतर एक शिक्षक उस बालक को बार बार प्रशिक्षित करता है, प्रशिक्षण देता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। तो अधिगम अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण पर आधारित होता है। अधिगम का स्थानांतरण होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हमारी सहायता करता है या फिर एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा भी उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब भी क्या हो रहा है कि अधिगम का ट्रांसफर हो रहा है, अधिगम स्थानांतरण हो रहा है। अधिगम वातावरण की क्रियाशीलता की उपज मानी जाती है कि वातावरण के अंतर्गत अधिगम की जो परिस्थिति होती है वो पैदा होती है। ऐसा कह सकते हैं कि बालक, एक छोटा बालक किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी अन्य बालक के साथ में अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करने के साथ में उस बालक या व्यक्ति से अनेक प्रकार की बातें देखकर और सुनकर सीखता है और सीखकर वो अपने चरित्र का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम वातावरण की क्रियाशीलता की, कि वातावरण में ये अधिगम की परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसको प्राप्त करने के लिए बालक अनुक्रिया करता है और क्रियाशील रहकर उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात कुछ न कुछ सीख लेता है। उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार का परिवर्तन है कि पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान के माध्यम से बालक किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है तो उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है कि पूर्व अनुभव में एक और नया अनुभव पूरी तरह से जुड़ गया है। तो अधिगम व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति के समायोजन में एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसमें अधिगम सहायता प्रदान करता है और अधिगम अनुभवों का क्या माना जाता है, संगठन माना जाता है कि एक शिक्षक के द्वारा एक बालक को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, अभ्यास करवाए जाते हैं और अनेक प्रकार के अनुभव जीवन काल में प्राप्त करवाए जाते हैं। बालक उन्हें सभी प्रकार के अनुभवों का क्या कर लेता है, संगठन कर लेता है और संगठन में हमेशा ही शक्ति होती है जिसके माध्यम से अन्य शिक्षण प्रक्रिया के प्रति वह बालक स्वयं में किसी न किसी प्रकार की गतिविधि को प्राप्त कर लेता है या फिर कोई नवीन विषय वस्तु उस बालक के सामने आती है तो उसका शिक्षण कार्य वो आसानी के साथ में कर लेता है, अर्थात बालक अधिगम कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों।